नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाय हरीश में। ये हमारा ग्रुप डी के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से मान के चलिए 5 क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में 100% मिलने वाले हैं और जो कि एनसीईआरटी बेस है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, इससे ही पूछा जाता है। इसी की भाषा हर एक पेपर में रेलवे पूरे पेपर में एनसीईआरटी की भाषा ही यूज करता है, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसलिए हमने एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट पढ़ाने का सोचा, ताकि आपको जो भाषा है वो बिल्कुल डायरेक्ट आपके पेपर में फंसे हो, आपको पेपर में बिल्कुल भी भाषा दिक्कत ना करे। ये अपना चैप्टर है कक्षा 10 का अध्याय 12, जिसका नाम है विद्युत। तो विद्युत जो है चैप्टर, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। आइए अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार से, जो आपका पेपर में आने वाले क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में आपको दे रखी है आई क्या है, तो इसे बोलते हैं विद्युत धारा। इसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसका नाम क्या है? विद्युत धारा। यहाँ पर देखिए एक कुंजी दे रखी है, इसे क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं, कुंजी। यहाँ पर एक क्या है? तो ये सेलों का संयोजन, सेलों का अगर संयोजन एक साथ 2-3 सेल जोड़ दिए जाए तो इसको क्या बोलते हैं अपन? तो इसको बैटरी बोला जाता है, बैटरी, बैटरी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दिख रहा है इसको बोलते हैं वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। इसको क्या बोला जाता है? वोल्ट मीटर जब बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें देखो एक दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आमीटर, आमीटर, आमीटर बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए कुछ R1 R2 R3 दे रखा है। ये क्या होते हैं? ये सब रेजिस्टेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिरोध। इनको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो जो प्रतिरोध दे रखे हैं ये श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं। किसमें लगा रखे हैं? श्रेणी क्रम में। ये R1 है, R2 है, R3, ये श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं। देखिए यहाँ पर जो यहाँ से बैटरी से जो विद्युत धारा गई है, तो यहाँ पर क्या है? एम्पियर। जो आमीटर लगा हुआ है, आमीटर किसमें है? श्रेणी क्रम में ही जुड़ा है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि आमीटर को किसमें जोड़ा जाता है? तो आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अगर इसकी मात्रा बढ़ानी है तो इसके समांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। देखिए, और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कैसा जुड़ा है? तो वोल्ट मीटर जुड़ा है समांतर क्रम में। किसमें जुड़ा है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर इसका मान बढ़ाना है तुम्हें, वोल्ट मीटर को, तो इसको क्या करते हैं? इसके श्रेणी क्रम में एक कम मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसके श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं? एक कम मान का प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ देंगे इसी के साथ। तो इसका मान क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना चित्र था अपन को, जो अपन ने अच्छे से समझ लिया है। देखते शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट दे रखा है आवेश। आवेश को किससे डोनेट करते हैं? तो क्यू से इसे डोनेट कहा जाता है। आवेश परमाणु का एक मूल कण है। क्या है? परमाणु का एक मूल कण है। यह धनात्मक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आवेश क्या होता है? धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसके बाद समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कैसे? क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर समान आवेश है, मान के चलो पॉजिटिव आवेश है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये माइनस का आवेश है एक और एक प्लस का पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसका देखिए आवेश का मात्रक होता है जो कूलम। आवेश किसका मात्रक होता है? कूलम का। कूलम का क्या होता है? आवेश, सॉरी, कूलम जो होता है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? कूलम क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है। इससे आगे चलें। इसके आगे देखिए यहां पर एक कूलम आवेश बराबर होता क्या है? आपको बताना है। एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है? एक कूलम आवेश बराबर होता है
एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है, तो एक कूलम आवेश बराबर होता है 6 गुणा 10 पे घाते 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। जी क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। तो एक कूलम आवेश बराबर होता है 6 गुणा 10 पे घाते 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 पे घाते -19 कूलम, जो ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ पर देखिए जो आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर Q, आवेश बराबर होता है N इंटू E, N इंटू E। Q क्या है यहाँ पर, आवेश है, N क्या है, N क्या है यहाँ पर, E इलेक्ट्रॉन है, और E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, N क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जबकि Q कुल आवेश है। Q क्या है, कुल आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की एक संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। तो जे इसका क्या था, Q बराबर Ne, जे एक आवेश का फॉर्मूला होता है। आगे आगे अपना विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, देखिए विद्युत धारा को I से डोनेट करते हैं, किससे, I से प्रदर्शित करते हैं आवेश प्रवाह की होने वाली दर को, आवेश प्रवाह की होने वाली दर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश Q बटे समय T, आवेश विद्युत धारा I, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है I बराबर Q बाई T। जे क्या है, विद्युत धारा का फॉर्मूला है। यहां से देखो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ये किसका एसआई मात्रक है, धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम बटे 1 सेकंड। तो लिखा 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 पे घाते -3। ये बहुत पूछता है पेपर में कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, तो क्या होता है 10 पे घाते -3 एम्पियर। आगे है विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये एमीटर का क्या है, चित्र है, जो यहाँ पर बना है, प्रतीक है इसका। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है इसका प्रतिरोध कम होता है, तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में से जोड़ा जाता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। क्या है, जो विद्युत धारा की दिशा होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दिशा के विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रभावित हो रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा इसके विपरीत होगी, इसके विपरीत प्रभावित होगी। अगला पॉइंट है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रक्षेपण किया जाता था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब विद्युतों का प्रक्षेपण किया गया था तब इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। उस समय क्या माना गया कि विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया, कि धनावेश से विद्युत धारा निकलती है, तो यहां से विद्युत धारा निकलती है। अगला पॉइंट है विभवांतर। अगला पॉइंट क्या है, विभवांतर। विभवांतर को भी से डोनेट करते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर या विभव कहलाता है। यहां पर देखिए V बराबर होता है W बटे Q। Q क्या है, यहाँ पर जी Q बना है, Q एक आवेश है। क्या है, आवेश है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। आगे 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे कूलम पे घाते -1 वोल्टमीटर। अगला टॉपिक क्या है, वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। क्या होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जबकि आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, आमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। और इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसे हमेशा पार्ट्स क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टमीटर को। जिसका प्रतीक है, ये वोल्टमीटर है, हमेशा ऐसे पार्ट्स क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे है सेल। एक
सेल जो है यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रभावित होती है। तो विद्युत धारा कैसे प्रभावित होती है? उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाली कुछ अवयवों के प्रतीक नीचे दिए गए हैं। तो जो कुछ अवयव हैं जिनके प्रतीक नीचे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, पहला प्रतीक है विद्युत सेल। पहला प्रतीक क्या है? विद्युत सेल दे रखा है। तो देखिए विद्युत सेल का जो प्रतीक है वो कैसा है? जी क्या है? एक सेल का प्रतीक होता है और इन्हीं सेलों को एक क्रम में जोड़ दिया जाए, किसमें? श्रेणी क्रम में, तो उसका क्या हो जाता है? उसे बैटरी या सेलों का संयोजन कहते हैं। तो दूसरा प्रतीक जी क्या है? बैटरी या सेलों का संयोजन दे रखा है। तीसरा है खुली या प्लग कुंजी अथवा स्विच। तो स्विच का क्या होता है? ये अपना जो प्रतीक है ये स्विच का प्रतीक है। इसके बाद बंद प्लग कुंजी या स्विच, ये खुले का है और ये बंद का है। बंद में क्या होता है? बीच में डॉट पाया जाता है, ठीक है। तार की संधि, तो तार की संधि के लिए जे प्रतीक होता है। इसके बाद आगे बिना संधि के तार, जे क्या होता है? जो चित्र होता है एक सीधी लाइन और इस पे जी बिना संधि का तार होता है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का क्या होता है? इस प्रकार का प्रतीक होता है विद्युत बल्ब का। ये क्या है? एक विद्युत बल्ब है। इसके बाद है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का क्या होता है? इस प्रकार, ये अपना प्रतिरोध का प्रतीक होता है। ये किसका होता है? प्रतिरोध का प्रतीक होता है, ठीक है। इसके बाद आगे आगे देखिए, परिवर्तित प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार रेलवे कम से कम ग्रुप डी में मान के चलिए 25 तारीख तक पेपर है, तो ये कम से कम तो 5 शिफ्टों में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि परिवर्तित प्रतिरोध का संकेत क्या होता है। परिवर्तित प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? या तो ये दे देगा या फिर इस प्रकार का प्रतीक बना के दे देगा। एमीटर, एमीटर का क्या होता है? गोला लगा के इसमें ए लगा दीजिए, इस प्रकार का जे एमीटर का होता है। और वोल्ट मीटर के लिए सेम, वोल्ट मीटर के लिए भी यही होता है, बस भी उसमें जुड़ जाता है, तो वोल्ट मीटर का जे वाला होता है। तो जे क्या थे? इसके प्रतीक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतीक हैं, हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला है ओम का नियम। अगला क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम किसी धातु परिपथ में धातु तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो देखिए ओम का नियम किसके लिए लागू होता है? तो ये धातुओं के लिए लागू होता है, परंतु तार का तापमान कैसा होना चाहिए? समान रहना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि जो ओम का नियम है ये स्थिर तापमान पर लागू किया जाता है, स्थिर तापमान पर लागू किया जाता है। और किसके लिए लागू होता है? धातुओं के लिए लागू होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है भी समानुपाती आई, ये तो है ना, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर जो है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ से भी बराबर क्या निकल आता है? आई आर। क्या निकल के आता है? आई आर निकल के आता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? विभवांतर होता है। भी क्या? विभवांतर है। आई विद्युत धारा है और यहाँ पर आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। तो ये क्या है? ओम का नियम है। आर एक नियतांक है। आर क्या है? नियतांक है, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? तार का प्रतिरोध कहा जाता है। ये ओम का नियम का एक ग्राफ है। यहाँ पर धारा ले ली है एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे क्या ले लिया है? विभवांतर ले लिया। तो दोनों क्या होते हैं? ये समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती होते हैं तो भी बराबर आई, ये क्या हो जाएगा? एक सीधी रेखा निकल जाएगी। यहाँ से आगे करते हैं। आगे क्या है? प्रतिरोध। आगे क्या है अपना? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। जो धारा प्रभावित होती है तो उस धारा में रुकावट जिसके कारण होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? तो प्रतिरोध बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका चिन्ह कैसा दिखता है? इस प्रकार से जो ओम का चिन्ह होता है, इसे इसका कहते हैं। 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित
हो रही हो अथवा विभवांतर 1 वोल्ट हो का हो तो प्रतिरोध अपना क्या होता है, तो प्रतिरोध अपना 1 ओम कहलाता है। इसके बाद है धारा नियंत्रक। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही परिवर्ती, अभी हाल अपन ने पढ़ा है, इसे ही परिवर्ती प्रतिरोध, इसे ही क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, इसका संकेत होता है ज्वाला। ऐसा अभी हाल अपन पढ़ के आए, तो इसे धारा नियंत्रक या प्रतिवर्ती प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, धारा नियंत्रक कहा जाता है। आगे है वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आपको बताना है कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर देखो, जो चालक होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वृत्त के समानुपाती होता है। और तीसरा है तापमान के समानुपाती होता है। और चौथा है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए, L बाई ए। तो यहाँ पर देखिए, अगर R का मान बढ़ेगा तो L का मान भी बढ़ेगा, लेकिन अगर R का मान बढ़ रहा है तो A का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर A क्या है, ये क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। L क्या होती है, लंबाई होती है, लंबाई। जबकि J क्या है, रो, इसे रो के नाम से जाना जाता है। इसे प्रतिरोधकता बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। R क्या है, प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है। तो ये तापमान पर भी निर्भर करता है, T पर भी निर्भर करता है। अगर तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और प्रकृति पर कि ये पदार्थ किस पदार्थ का बना हुआ है चालक, ठीक है। ये 4-5 चीजों पर निर्भर करता है क्या, प्रतिरोध। आगे करिए, आगे है विद्युत प्रतिरोधकता। अभी अपन ने पढ़ा है प्रतिरोधकता, तो रो से प्रदर्शित करते हैं इसको, विद्युत प्रतिरोधकता को, ठीक है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ये क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये किस पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है। प्रतिरोधकता क्या होती है, ना तो लंबाई पर निर्भर करती है और ना ही उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है, तापमान के साथ क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो जो प्रतिरोधकता है ये तापमान पर निर्भर करती है। आगे है धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परास। धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परास क्या होता है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 के बीच होता है। 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 के बीच होता है। किसका, धातुओं और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परास, ठीक है। तो जो प्रतिरोधकता है ये तापमान पर निर्भर करती है और पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ पर भी निर्भर करती है, पदार्थ पर भी निर्भर करती है। बात तापमान, 2 चीजों पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता। आगे मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो मिश्र धातु है ना, उसकी प्रतिरोधकता धातुओं की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही अपचयन मतलब दहन नहीं होता है। धातुओं का जो मिश्र धातु हैं उनका उच्च तापमान पर शीघ्र ही दहन नहीं होता है, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तो मिश्र धातुओं का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, तापन युक्तियों में किया जाता है। तांबा एवं एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कैसी होती है, कम होती है। तो जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है उसको किसमें उपयोग में लाया जाता है, तो विद्युत संचरण में उपयोग में लाया जाता है। आगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या है, यहाँ पर एक वोल्टमीटर है, यहाँ पर अमीटर है, एमीटर है, यहाँ पर विद्युत धारा है, यहाँ पर कुंजी है और यहाँ पर बैटरी, एक बैटरी लगी हुई है।
और जी R1 R2 क्या है जे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये क्या है, एक श्रेणी क्रम होती है। जी R1 लगा है, जी R2 लगा है, जी R3 लगा है। यहाँ से एक बैटरी, एक सेल लगा दिया। सेल लगाने के बाद यहाँ से विद्युत धारा को प्रभावित कर दिया। जी प्लस है, जी माइनस है, विद्युत धारा प्लस से गुजरती है, तो यहाँ से I को हमने गुजर दिया। इसका मान के चलो 4 ओम रख दिया हमने, इसका भी 4 ओम रख दिया और इसका भी 4 ओम रख दिया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, इनको अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, नेट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, R1 प्लस के R2 प्लस के R3 हो जाता है। तो यहाँ से R1 कितना है 4, फिर 4 और फिर से 4, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, 12 ओम निकल के आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है नेट रेजिस्टेंस N कितना होता है, N NR क्या होता है, NR होता है। तो यहाँ पर देखिए N कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 3 हैं, और R की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 × 12 ओम आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, जी क्या है, श्रेणी क्रम का प्रतिरोध होता है। और भी इसके पॉइंट है कुछ, देखिए जब दो या तीन प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध क्या होता है, टोटल क्या होता है, R1 R2 और R3 होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रभावित होती है। देखिए जो श्रेणी क्रम है इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में हमेशा एक समान धारा होती है। क्या होती है, एक समान इसमें धारा प्रभावित होती है। जबकि वोल्टेज कैसा होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो तीनों में क्या रहेगी, एक समान रहेगी। जबकि समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। समांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज समान होता है। समांतर क्रम में क्या रहेगा, वोल्टेज समान रहेगा, जबकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रभावित होती है। कुल विभवांतर बराबर होता है, व्यक्तिगत प्रतिरोधों के विभवांतर का योग अधिक होता है। योग इसमें क्या होता है, अधिक। मान के चलो 3 प्रतिरोध हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, इन तीनों से अधिक निकलता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, जैसे कि यहाँ दे रखा है V बराबर, जो क्या होता है, तीनों का प्रतिरोध क्या होता है, इसमें तीनों का जो विभवांतर होता है वो तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग होता है, R1 R2 R3। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, V1 बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से V1 का निकालेंगे तो यहाँ से IR, ये जो निकलेगा V1 बराबर RI निकलेगा, R1 और R2। इसमें तो धारा समान होती है, क्योंकि धारा क्या होती है, इसमें समान होती है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I, धारा तो सब में समान है लेकिन प्रतिरोध सबका अलग अलग है, तो इसलिए R1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से V2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I तो है अलग समान है और R2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ से V3 निकालेंगे क्या आ जाएगा, इसका I समान है और R3 आ जाएगा, तो जिसके तीनों हो जाएंगे। लेकिन श्रेणी क्रम है तो क्या करेंगे, इनको अपन जोड़ लेंगे। हमने क्या कर दिया है, यहाँ से तीनों को जोड़ दिया है तो जी निकल के आ जाएगा। यहाँ से I को कॉमन ले लिया, V बराबर क्या ले लिया, I को कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। और यहाँ से हमने क्या कहा, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर रखा, V के, क्योंकि टोटल क्या था, V के बराबर होगा। तो यहाँ से IR, V बराबर क्या होता है IR, और यहाँ पर जी पूरा का पूरा रख दिया। तो यहाँ से R बराबर क्या निकल के आ जाता है, R1 प्लस R2। यहाँ से I का I क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से R टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल के आ जाता है। तो श्रेणी क्रम के लिए जो टोटल प्रतिरोध है वो क्या होता है, तीनों को क्या कर दिया जाता है, जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं उन सभी को जोड़ दिया जाता है तो अपना नेट रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है। आगे देखिए, अतः एकल समतुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। जो भी एकल प्रतिरोध निकला है, जो समतुल्य प्रतिरोध निकला है। ठीक है, अब इसके बाद है प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम में संयोजन प्रतिरोध। पार्श्व क्रम मतलब होता है समांतर क्रम में। तो जो प्रतिरोधों का क्या है, समांतर क्रम है, जैसे कि R1 है, ये 3 प्रतिरोध ले लिए अपन ने, तीनों को किस में लगा दिया, समांतर क्रम में लगा दिया। ये सेल है
यहाँ पर V वोल्टेज, यहाँ से I विद्युत धारा निकाल दी गई। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है सब में। यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज V, यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा। लेकिन इसमें जो विद्युत धारा होती है वो अलग अलग होती है। इसकी विद्युत धारा I1 होगी, यहाँ पर I2 होगी, यहाँ पर I3 होगी। तो समांतर क्रम में क्या होता है, विद्युत धारा अलग अलग होती है जबकि वोल्टेज एक समान होता है। तो यहाँ से ये समांतर क्रम है किसका, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। आगे देखिए, यह पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधों में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। तो सब में क्या होती है, धारा अलग अलग होती है। तो यहाँ पर उनको जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्श्व क्रम में यहाँ पर I बराबर होता क्या है, I बराबर होता है V/R। I बराबर होता क्या है, V/R। तो यहाँ से I1 बराबर निकालेंगे तो वोल्टेज तो सब में बराबर होता है, तो यहाँ पर R1 आ जाएगा। यहाँ से I2 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर V बटे में R2 आ जाएगा। यहाँ पर I3 बराबर निकालेंगे तो V बटे में R3 आ जाएगा। अब इनका क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो हमने V/R बराबर, I बराबर होता क्या है, V/R। और यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या है, V बटे R1। तो इनको सबको क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से नेट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा, 1/V से भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से V से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस जो निकलेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जी किसके लिए होता है, तो ये समांतर क्रम के लिए होता है प्रतिरोधों में। ठीक है, आगे है, एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक होता है, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में कि जो भी मान के चलिए 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, ये 4 ओम का दे रखा है और ये 6 ओम का दे रखा है और यहाँ पर ये 8 ओम का दे रखा है। तो इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध निकलता है, इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध 4 ओम से भी छोटा निकलेगा। इसमें जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा ना वो इस छोटे वाले प्रतिरोध से भी छोटा मान निकलता है। किसमें, समांतर क्रम में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में। ठीक है, आगे देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है, श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, जब एक अवयव क्या हो जाता है, खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है। परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। इसके बाद क्या होता है, काम नहीं करता। जैसे मान के चलो कोई बल्ब लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है, तो अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है। यहाँ से टूटने का मतलब होता है कि जो विद्युत धारा यहाँ से जा रही थी वो विद्युत धारा जाना बंद कर देगी, जिससे जो अवयव है वो तीनों के तीनों जो बल्ब हैं ये काम करना बंद कर देंगे, ये जलेंगे नहीं। तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, ऐसे ही है, अगला है, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। किसमें होता है, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है। जिस श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है इसमें केवल एक ही धारा की जरूरत होती है और सबके सब क्या हो जाते हैं, बल्ब जल जाते हैं। जबकि समांतर क्रम में ये अलग अलग जरूरी होते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, इसमें सब में धारा का अलग अलग होता है, इसमें अलग से जोड़ना पड़ेगी और इसमें अलग से जोड़नी पड़ेगी। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है, अभी यार बताया कि पार्श्व क्रम संयोजन में जो नेट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तीनों या चार जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं समांतर क्रम में उन सबसे भी कम आता है उसका मान। आगे है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आगे क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षतीय होती है, ऊष्मा के रूप में क्षतीय होती है। ऐसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। ऊर्जा बराबर होता क्या है, शक्ति इंटू समय। क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय। तो H क्या है, ऊर्जा है, और P क्या है, शक्ति है, और T क्या है, समय है। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है H बराबर PT। तो यहीं से आ जाता है H बराबर VIT, और एक और होता है H बराबर I स्क्वायर RT। एक और होता है I स्क्वायर RT। तो जो ऊर्जा के क्या है, सूत्र हैं। इसी प्रकार अगर शक्ति का निकालना है तो शक्ति बराबर क्या होता है, P क्या है, शक्ति है, शक्ति क्या है, शक्ति। तो यहाँ पर V क्या है, V वोल्टेज है, वोल्ट है, वोल्ट, और यहाँ पर I क्या है,
विद्युत धारा है। तो P बराबर क्या होता है VI, और V बराबर अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा IR निकलेगा। यहाँ से H क्या है ऊष्मा ऊर्जा है, H क्या है ऊष्मा ऊर्जा है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस तापीय ऊष्मा नियम से। अतः उत्पन्न ऊर्जा है जो ऊष्मा है उसका सूत्र क्या होता है H बराबर I² RT होता है। अगला क्वेश्चन है जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम। जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम, इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम में क्या लिखा है, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। उसने बोला सीधा है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न जो ऊष्मा है वो विद्युत धारा की क्या है समानुपाती होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो ऊष्मा हीट है H वो विद्युत धारा के समानुपाती होती है, मतलब I² के समानुपाती होती है। दूसरा है प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तो यहां से निकलेगा H समानुपाती R, जो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। R क्या है प्रतिरोध है और I क्या है विद्युत धारा है। तीसरा पॉइंट है विद्युत धारा में प्रभावित होने वाले समय के समानुपाती होती है। तो जो ऊष्मा है H वो समय के भी क्या होती है समानुपाती होती है। इसी से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है H बराबर H समानुपाती I² RT या H बराबर I² RT। इसी से फॉर्मूला निकल के आता है जिसको बोलते हैं जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम। आगे पॉइंट है तापन प्रभाव, जैसे ये कहाँ लगता है हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में क्या होता है अवांछनीय होता है, इसमें लागू नहीं होता है, कंप्यूटर और मोबाइल में लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट है विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। जो बल्ब होता है ना उसमें अधिकांश शक्ति किसके रूप में प्रकट होती है, तो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अतः कुछ भाग प्रकाश के रूप में भी उत्सर्जित होता है, कुछ भाग प्रकाश के रूप में भी उत्सर्जित होता है और कुछ ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। आगे है विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर अपचयित नहीं होता, उच्च तापमान पर अपचयित नहीं होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है उच्च होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कितना होता है इसका 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका गलनांक कैसा होता है उच्च होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पेपर में पूछता है। आगे है बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन, देखिए ये भी पूछता है बहुत ज्यादा कि बल्बों में क्या भरा रहता है, तो बल्बों में अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, तो बल्बों में अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तो अगर ये तंतु है ना कौन सा टंगस्टन का, इसकी आयु में वृद्धि किसके द्वारा होती है, तो इसमें अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे इसके तंतु की आयु में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। आगे है विद्युत शक्ति, आगे क्या है विद्युत शक्ति। ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को क्या बोला जाता है शक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, इसे प्रतीक क्या है P है, P बराबर होता है VI, P बराबर क्या होता है VI होता है, अभी यहाँ पढ़ा है। यहां से देखिए, यहां देखो P बराबर एक और होता है, P बराबर होता है I² R। जी कहां से आया, देखिए ओम का नियम क्या होता है V बराबर IR होता है। यहां से अगर V बराबर IR होता ना तो यहाँ P बराबर अभी यार अपन ने निकाला है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। तो यहाँ से V का मान क्या रख देंगे, यहाँ V का मान यहाँ से ओम के नियम से रख देंगे, तो P बराबर क्या निकलेगा, V की जगह IR रखेंगे तो I² हो जाएगा और R हो जाएगा, तो जी क्या हो जाएगा I² R निकल के आ जाएगा P का मान जो यहाँ पर, ठीक है। और एक और होता है V²/R, तो ये बहुत पूछता है कि जो पावर शक्ति होती है जो P V²/R के फॉर्म में भी पाई जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि प्रतिरोध अगर कम है तो पावर का मान क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, पावर का मान क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो इससे देखो एक बात ये भी पता चलती है कि जो प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम है क्या है श्रेणी क्रम है वो पावर में कैसा हो जाएगा, पावर में समांतर क्रम में आ जाएगा। क्या हो जाएगा समांतर क्रम में। अगर तुमसे पूछे कि बताइए मान के चलो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कितना है 4 ओम है और यहाँ पर दे रखा है 6 ओम और यहाँ पर दे रखा है 8 ओम,
तो इसका जो श्रेणी क्रम आएगा वो कितना आएगा? श्रेणी क्रम होता है नेट रेजिस्टेंस बराबर होता है R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो इसका जुड़ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 4 प्लस का 6 प्लस का 8 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 18 ओम। जबकि अगर पावर पूछ ली जाए तुमसे, यहाँ पर दे रखा है, मान के चलो P1 दे रखी है 4 वाट दे रखी है, और P2 दे रखी है 6 वाट, और P3 दे रखी है 8 वाट। तो इसका टोटल पावर क्या होगी? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो विपरीत होता है इसका पावर। तो श्रेणी क्रम में पावर क्या होती है? 1/P नेट पावर। तो यहाँ पर 1/P1 प्लस के 1/P2 प्लस के 1/P3 आ जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार का पावर का जस्ट उल्टा होता है, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा पावर होती है। जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का होता है वो पावर में समांतर क्रम का होता है, और जो समांतर क्रम में होता है वो पावर में क्या होता है? श्रेणी क्रम का होता है, जस्ट उल्टा होता है इसका, ध्यान रखना। आगे है शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि बताइए ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो इसे बोलते हैं किलोवाट घंटा, kWh, जिसका मान क्या होता है? 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻⁻6 जूल। क्या होता है? 3.6 गुणे 10⁻⁻6 जूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1 किलोवाट घंटा ये क्या है? विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट है। ये क्या है? विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट है। ये अपना विद्युत का चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।